स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें जो दिया गया है सब इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इसको थ्योरी भी कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं जी? तो सभी समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका पहला डिफाइन हो गया। और दूसरा डिफाइन क्या चीज़ होता है, देखिए ब्राउन नामक वैज्ञानिक का कहना था। किसका कहना था? ब्राउन नामक वैज्ञानिक का कहना था कि क्या कहना था कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है जिसके कारण लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राउन नामक वैज्ञानिक जो कहने चाहते थे कि अर्थव्यवस्था जो है ऐसा संगठन है जिसके कारण यानी लोग पीपुल जो अपना आजीविका मतलब अपना जीवन यापन करना, यानी कार्य करके यानी काम करके अपना आजीविका यानी जीवन यापन करता है, तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए समान या बराबर विकास होनी चाहिए, तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। इसका अर्थ क्या चीज़ हुआ, यानी वैसा विकास जिसमें समाज जैसे उच्चतम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी वर्गों के लिए समान यानी जो है बराबर विकास होनी चाहिए। जो विकास होता है यानी बराबर होना चाहिए सभी समाज में, तो उसी को हम कहते हैं समावेशी विकास। जैसे एग्जांपल में आपका आ जाएगा, पहला उच्चतम वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। ये एग्जांपल को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जब से एडिशन शुरू हुआ है जब तक अभी तक 2021 में तक पूछा गया है, संरचना या बनावट के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा आपका क्या चीज़ होगा, तृतीयक क्षेत्र। क्या? तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, जो कि है संरचना। या एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे। संरचना या बनावट के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला कौन? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो है एटीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म किस होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जो उसका हिंदी भी कह सकते हैं कि स्वचालित टेलर मशीन होता है। क्या चीज़? स्वचालित टेलर मशीन। और दूसरा जो होता है स्वचालित गणक यंत्र होता है। दूसरा कौन सा होता है, तो स्वचालित गणक यंत्र होता है, जो कि एटीएम का फुल फॉर्म को दर्शाता है। पहला ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा हिंदी में कहे तो स्वचालित टेलर मशीन, और फिर दूसरा स्वचालित गणक यंत्र। स्वचालित टेलर मशीन जो है यहाँ पे 100% राइट होगा, और जो यहाँ पे है स्वचालित गणक यंत्र वह 99.9% सही होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है एटीएम को परिभाषित करें। ये जो भी क्वेश्चन है जब से एडिशन यानी 2019 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एटीएम क्या है? एटीएम एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जिसमें सूक्ष्म संकेत अंकित रहती है, और किसी भी समय और कहीं भी निर्धारित बैंकों के माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा को एटीएम कहते हैं। इसका अर्थ क्या चीज़ होता है, सर्वप्रथम समझिएगा। एटीएम प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें सूक्ष्म संकेत अंकित रहती है। इसका क्या अर्थ हुआ, जिसमें सूक्ष्म संकेत यानी जो होता है कुछ अंक होता है उसमें संकेत रहती है, अंक जो होता है उसमें कुछ सूक्ष्म संकेत अंकित रहती है। और आप किसी भी समय जैसे 24 आवर में आप किसी भी समय आप जा सकते हैं एटीएम में। तो आप किसी भी समय और कहीं भी यानी ऑल इंडिया में, और किसी भी समय ऑल इंडिया में यानी कि निर्धारित जो बैंकों द्वारा जो बैंकों द्वारा जारी किया गया जो एटीएम होता है, उस बैंक के द्वारा आप जो होते हैं आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। उसी सुविधा को एटीएम कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिर इसका अगला भाग है। क्वेश्चन नंबर क्या है, डेबिट कार्ड क्या है? बैंकों द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। बैंकों द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें निहित राशि जमा होती है, और इस जमा राशि को निकाल लेने के बाद इसकी मान्यता समाप्त हो जाती है, तो उसी को डेबिट कार्ड कहते हैं।
देखिए बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड कौन जारी करता है, तो बैंकों द्वारा जारी किया गया है। ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें पैसा जमा रहता है। इसमें जो है पैसा आप जमा सकते हैं किसमें, तो डेबिट कार्ड में आप पैसा जमा रहता है। अगर उस पैसा यानी उस पूरे पैसे को आप निकाल लेते हैं, यानी इसमें जीरो बैलेंस आप कर देते हैं, तो इसकी मान्यता डेबिट कार्ड का नहीं रह पाएगा और नहीं रह पाएगा, इसलिए इसी को डेबिट कार्ड कहा गया है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल ईयर। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंकों द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, तो उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। जो होता है क्रेडिट कार्ड दोस्तों, वो बैंकों द्वारा जारी किया गया है। बैंकों द्वारा जारी किया गया है और वो भी प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके माध्यम से यानी इस कार्ड के माध्यम से हम किसी भी समय हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु को क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीदा जा सकता है, उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे है जो उपनिवेशवाद क्या होगा। यहाँ पे उपनिवेशवाद क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है, जब कोई शक्तिशाली देश कोई कमज़ोर देश पर अधिकार जमाकर उसके संसाधनों को अपने हितों के लिए उपयोग करता है, तो उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिए, जब कोई शक्तिशाली देश, कोई भी यानी जो है शक्तिशाली देश होता है, जैसे शक्तिशाली देश है और कोई कमज़ोर देश पर, कौन देश पर, कोई कमज़ोर देश पर अधिकार जमाकर उसके संसाधन जो होता है, खनिज ये सभी हो गया, संसाधन जो होता है अपने हितों के लिए उपयोग करता है, अपने खुद के लिए उपयोग करता है, तो उसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे समझिएगा कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ कौन था, तो उस समय का शक्तिशाली देश था, यानी शक्तिशाली व्यक्ति था, और भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया, यानी 200 वर्षों तक शासन किया। जो भारत का संसाधन था उसको मतलब जमाकर अधिकार में अपने अंडर रखा था अंग्रेज़ों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर क्या कहता है, भारत में योजना आयोग के बारे में वर्णन करें। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं एवं इसके देखरेख के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। और जो होता है इनके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, इसके सहायता के लिए यानी प्रधानमंत्री के सहायता के लिए कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 8 सदस्य। और देख रेख के लिए कितने सदस्य, कितने उपाध्यक्ष होते हैं, तो एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिसको पूरी तरह से आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। फिर इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं एवं इसके देख रेख के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए योजना आयोग को हटाकर कौन आयोग कर दिया गया था, तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का जो स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोदी के यानी अंडर में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना यानी गठन हुआ था। और जो सर्वप्रथम था योजना आयोग के 2 आयोग चलाया गया था दोस्तों। पहला योजना आयोग था, दूसरा यानी नीति आयोग था, जो कि नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। और देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या चीज़ है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम 2002 ईस्वी में लागू किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को नई दिल्ली में जारी किया गया था।
कहाँ, तो नई दिल्ली में जारी किया गया था। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट NHDR तो सर्वप्रथम जो था दोस्तों 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। लेकिन जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के, तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री थे भारत के, तो जो थे यानी कि 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो थे अटल बिहारी फिर से 23 अप्रैल 2002 ईस्वी में नई दिल्ली में जारी कर दिया गया था। कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में जारी किया गया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में अनुमान लगाया गया था। कब अनुमान लगाया था, 1981 ईस्वी में। और दूसरी बार कब अनुमान लगाया था, 1991 ईस्वी में। तीसरी बार 2001 में, जब तब जाकर जो था दोस्तों यहाँ पे 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। ये अगला क्वेश्चन है, बिहार के स्थिति के बारे में वर्णन करें। बिहार की स्थिति कैसा रहा है उसके बारे में वर्णन करना है दोस्तों, यानी बिहार के विकास की स्थिति। विकास जो हुआ था बिहार कुछ ही वर्षों के पहले जो विकास था बिहार, अब किस तरह का बन गया है उसमें दिया गया है, तो आप यहाँ पे गौर से समझिएगा। तो देखिए क्या कहता है, पहला, बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशील रहा है। बिहार का जो इतिहास है काफ़ी गौरवशील रहा है। यही बिहार जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही बिहार है आज है दोस्तों जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी और महावीर ने शांति का उपदेश दिए थे। और महावीर ने क्या किए थे, तो शांति का उपदेश दिए थे। चंद्रगुप्त, अशोक, शेर शाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था यही बिहार में हुआ था। यानी जो यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त, अशोक, शेर शाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको देश रत्न के सम्मानित यानी जो थे, जो कि इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यही बिहार में हुआ था, यही बिहार में हुआ था। देखिए अगला क्या कहता है, बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किए थे। कहाँ, बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किए थे एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और लोकनायक जो थे दोस्तों जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और अगला जो कहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से, लेकिन वही बिहार आज कई तरह के समस्याओं का शिकार बना है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। संसाधन के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय है और बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यानी जो है दोस्तों, यानी पहले आप देखेंगे तो जहाँ पहले के आने वर्षों में तो जो था बिहार काफ़ी इतिहास, यानी बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशील था। यहाँ जो था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और थे महावीर ने शांति का उपदेश दिए थे। चंद्रगुप्त, अशोक, शेर शाह सूरी, बाबू वीर कुंवर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो था दोस्तों, बड़े बड़े महान यानी नेताएं का जन्म यही बिहार में हुआ था। और जो बिहार महात्मा गांधी थे दोस्तों, बिहार में ही चंपारण आंदोलन शुरू किए थे। कहाँ, तो चंपारण जिला में शुरू किए थे। और जो थे लोकनायक दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे। लेकिन आज वही बिहार आज कई तरह के समस्याओं का शिकार बना है, जैसे में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल बना है। और जो है बिहार जो था दोस्तों यानी पहले के वर्षों में काफ़ी यानी संसाधन के मामले में काफ़ी धनी था। लेकिन आज जो इस वर्ष में है वर्तमान वर्ष में जो है दोस्तों, यानी जो है बिहार की स्थिति संसाधन में बहुत दयनीय है, जिसके कारण बिहार पिछड़ रहा है। अब जो है दोस्तों बिहार पिछड़ रहा है, तो बिहार के पिछड़ेपन को कारणों का वर्णन करेंगे। बिहार पिछड़ रहा है तो किसके कारण पिछड़ रहा है ये देखेंगे। तो बिहार किसके कारण पिछड़ रहा है, देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे हो जाएगा बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सर्वप्रथम में आपका आ जाएगा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बिहार में लगातार जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने से यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बिहार पिछड़ रहा है।
मामूली सी बात है कि बिहार में ना तो उद्योग है और ना ही कारखाने हैं, जिसके कारण और बिहार में लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है दोस्तों। और जनसंख्या बढ़ रही तो यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी हो रहे हैं, जिसके कारण बिहार पिछड़ रहा है। और देखिए दूसरा क्या है, आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का अभाव का मतलब क्या हुआ, तो बिहार में आधारिक संरचना की कमी है। बिहार में आधारिक संरचना की कमी है। पहला में स्कूल हो जाएगा, दूसरा कॉलेज हो जाएगा, तीसरा अस्पताल, चौथा बैंक, पाँचवा परिवहन, छठा संचार, सातवां बैंक, आठवां बीमा। इन सभी चीज़ों की कमी रहने के कारण, यानी इन सभी जो चीज़ है दोस्तों, इन सभी बिहार में कमी है। जहाँ की स्कूल की कमी है, कॉलेज की कमी है, अस्पताल की कमी है, बैंक की कमी है, परिवहन की कमी है, संचार की कमी है। यही सब चीज़ों की कमी रहने के कारण यानी जो है बिहार पिछड़ रहा है। और जो तीसरा मेन पॉइंट है आपको दोस्तों, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, देखिए यहाँ पे बिहार में आधा से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और यहाँ के लोग 75%, कितने प्रतिशत, 75% कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जिसके कारण बिहार पिछड़ रहा है। मामूली सी बात है कि बिहार में आधा से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। और जो है दोस्तों यहाँ के लोग आने की 25% ही लोग जो है बाहर यहाँ वहीं रहते हैं, लेकिन जो है यहाँ 75% जो लोग हैं दोस्तों कृषि पर निर्भर रहते हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। तो इसी के कारण बिहार पिछड़ रहा है। जो चौथा है दोस्तों, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। पहला क्या था, जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा आधारिक संरचना की कमी, चौथा तीसरा कृषि पर निर्भरता, और चौथा है मेन जो आपका है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। जो बाढ़ तथा सुखाड़ से क्या क्या क्षति होता है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिहार में आधा से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि जो है दोस्तों, मामूली सी बात है कि कृषि तो कहाँ निर्भर करती है, कृषि मानसून पर निर्भर करती है, जिसके कारण कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण बिहार पिछड़ रहा है। बिहार में तो आधा से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। और जो उसमें है दोस्तों कृषि भी है जो दोस्तों दूसरे पर आश्रित होता है। दूसरे पर आश्रित कहने का मतलब क्या हुआ, वो मानसून पर निर्भर रहती है, जिसके कारण तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो जिसके कारण फसल को बर्बादी हो जाती है, और कभी सुखाड़ आ जाती है तो उसमें फसल को बर्बादी हो जाती है। यही सब समस्याओं जो है बिहार को पिछड़ापन को दर्शाता है। यानी जो है दोस्तों इसी सब चीज़ों का यानी बिहार का पिछड़ापन दिखा रहा है दोस्तों। अगला जो है बिहार, अगर मामूली सी बात है कि बिहार पिछड़ रहा है तो उसको तो दूर करने के लिए उपाय भी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ उपाय है जो देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 27 है, क्या कहता है, बिहार के पिछड़पन को दूर करने का उपाय बता में। फर्स्ट में क्या चीज़ हो जाएगा, बिहार जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला क्या था, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा क्या है, जनसंख्या जो दूर करने के उपाय है जनसंख्या पर नियंत्रण, जिससे यानी बिगड़ रहा है उसी को संभालना है दोस्तों, तब आगे विकसित होगा। जैसे कि पहला तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या था, यहाँ पे जनसंख्या को कम करना है, यानी कैसे कुछ करना है यहाँ पे उपाय बताया है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके तो उपाय होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जनसंख्या के अनुसार उद्योगों की स्थापना कर देने से बिहार का पिछड़ापन दूर हो सकता है। यहाँ पे उद्योगों का इस वर्ड का अहम भूमिका यहाँ पे दर्शा रहा है। जनसंख्या के अनुसार, जो जनसंख्या है दोस्तों बिहार में, उसके अनुसार उद्योगों की स्थापना, कल कारखानों की उद्योगों मतलब कोई भी कार्य, जैसे प्लांट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कल कारखाना हो गया। इन सभी चीज़ों का अगर स्थापना बिहार में हो जाता है तो बिहार का पिछड़ापन दूर हो सकता है। सेकंड में क्या आ जाता है, आधारिक संरचना का विकास। उसमें आधारिक संरचना की कमी था, इसमें आधारिक संरचना का विकास है। आधारिक संरचना का विकास होने से जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवहन, अस्पताल, बैंक, बीमा, इन सभी चीज़ों को अगर विकास करना चाहते हैं तो इसकी स्थापना करना पड़ेगा दोस्तों। अन्य स्थापना, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनाना पड़ेगा, जहाँ कॉलेज नहीं है जहाँ कॉलेज बनाना होगा, जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ पे अस्पताल करना होगा। अगर इन सभी चीज़ों की सुविधा हो जाती है तो यानी बिहार का पिछड़ापन दूर हो सकता है।
तीसरा जो है आपका कृषि में तेज़ी से विकास। कृषि को विकास करना है दोस्तों, क्योंकि जो है बिहार में आधा से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, तो कृषि में भी विकास चाहिए। तो देखिए क्या कहता है, कृषि में उन्नत बीज यानी प्रोसेस सीड्स की ज़रूरत है दोस्तों। फिर उन्नत खाद यानी अच्छी खाद और एवं अच्छी रासायनिक दवाइयों का उपयोग करने से कृषि में तेज़ी से विकास होगा और बिहार का पिछड़ापन दूर हो सकता है। कृषि में जो है दोस्तों उन्नत बीज चाहिए, उन्नत खाद चाहिए और अच्छी रासायनिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण बिहार का पिछड़ापन दूर हो सकता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो कि 4 पॉइंट है, बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति था दोस्तों, तो इस पर नियंत्रण करना कैसे होगा, तो नदी तालाबों को सुरक्षित बांध कर रखना चाहिए, जिससे बिहार का पिछड़ापन दूर हो सकता है। अगर आप नदी तालाब झरना इस सब को आप बंद करके रखते हैं, यानी पानी को जो बर्बादी नहीं करना चाहते हैं, तो इसको आप बांध करके रखिए नदी तालाबों, तो यहाँ पे कृषि को हानि उतना नहीं होगा। जो ये सभी पॉइंट है आपका बिहार का पिछड़ापन को दर्शाता है। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।